नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट यानी जीके पेपर के अंदर हम देख रहे थे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के दो टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अंदर पेपर फेस्ट यानी ग्रेड सेकंड पेपर फेस्ट के अंदर है। एक है जो राष्ट्रीय आय और दूसरा है वो है गरीबी। आज की क्लास नंबर 2 अर्थव्यवस्था की रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे गरीबी की अवधारणा और गरीबी के उन्मूलन के लिए जो योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार ने संचालित किए उनके बारे में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। इसलिए जो भी साथी क्लास पर आए हैं समय निकाल कर आज की इस क्लास को जरूर अंत तक देखें। दोस्तों, वीडियो को एक बार सभी साथी लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे साथियों की मांग रहेगी कि सर नोट्सों की पीडीएफ चाहिए, तो सभी के लिए उपलब्ध है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। स्टोर में जाइए और सेकंड ग्रेड जीके पेस्ट पेपर है जो जीके पेपर है इसके संपूर्ण नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज। तो चलते हैं, देखते हैं गरीबी के बारे में, गरीबी की अवधारणा क्या है और योजनाओं के बारे में। बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आएगा, एक एक चीज है उसको आसानी से आपको समझाया जाएगा। क्लास शुरू हो रही है, उससे पहले आशा रहेगी कि आप अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर करें। दोस्तों, समाज का एक भाग जो अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये बुनियादी आवश्यकताएं होती है को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है, उसे गरीब कहते हैं। समाज का एक तबका है, एक भाग है मित्रों, जो अपनी बुनियादी आवश्यकताएं उनको प्राप्त नहीं कर पाता है, उसी को कहा जाता है दोस्तों गरीब। उसी को क्या कहा जाता है? गरीब कहा जाता है। बात यहां पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट, गरीब आप सभी जानते हैं किसको कहते हैं। आगे हम और देख लेंगे गरीबी क्या होती है, आगे परिभाषाएं आएगी अच्छी तरह। शुरू करें क्लास तो वहां पे देखिए गरीबी को हम कितने प्रकार से माप सकते हैं। एक सापेक्ष गरीबी और दूसरी होती है निरपेक्ष गरीबी। दो प्रकार से। क्या होती है सापेक्ष, क्या होती है निरपेक्ष, एक एक चीज को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं ये सापेक्ष गरीबी है क्या। सापेक्ष गरीबी से अभिप्राय आय की असमानता के आधार पर गरीबी से हैं, यानी कि सापेक्ष आय की असमानता के आधार पर जो गरीबी है वो होती है सापेक्ष गरीबी। इसके अंतर्गत जनसंख्या के निचले 5 से 10% आय समूह की तुलना ऊपरी 5 से 10% आय समूह के साथ की जाती है। जनसंख्या में जो आय का वितरण है उसमें एक तो निचला स्तर है, एक जो ऊपरी स्तर है वो है दोनों। अगर हम निचला स्तर है उसके 5% लोग लेते हैं तो ऊपरी स्तर के 5% ले लेंगे, और उनकी जो आय है, उनकी जो इनकम है, उनके साथ अगर हम तुलना करेंगे तो वो सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, इसके आधार पर प्राप्त परिणाम सापेक्ष गरीबी की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखें तो ऊपरी आय वाले समूह है उसके हमने 5% लिए ऊपरी आय वाले, और 5% ये लिए हमने निचली आय समूह। फिर इनके अंतर देखा, इनके आय में अंतर देखा, जो हमें यहां पर इसके आधार पर जो प्राप्त परिणाम होता है, जो अंतर प्राप्त होता है वो क्या होता है? सापेक्ष गरीबी की स्थिति को दिखाता है। दोस्तों, सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए गिनी गुणांक व लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सापेक्ष गरीबी किससे मापी जाती है, तो ये क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आपके बनकर आ सकता है, इसको ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है या तो गिनी गुणांक या लोरेंज वक्र। दोस्तों, याद रखना है आपको, यह होती है सापेक्ष गरीबी। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। सापेक्ष गरीबी शायद आप सभी को समझ में आ गई है। यहां पे बात कर लेते हैं निरपेक्ष गरीबी की। ये देखिए निरपेक्ष गरीबी कौन सी होती है? निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। या तो कैलोरी ले लो, या हम खर्च करते हैं वे करते हैं उसके आधार पर ले लो, यानी किसी भी आधार पर ले लो आप, लेकिन एक फिक्स आधार ले लो जिसके आधार पर हम क्या करेंगे? गरीबी का आकलन करेंगे। दोस्तों, अब देखिए यहां पे अधिकांश देशों में प्रति व्यक्ति उपभोग यानी प्रति व्यक्ति व्यय, समझे आप मित्रों, उपभोग की जाने वाली कैलोरी
तथा न्यूनतम उपभोग व्यय स्तर द्वारा निरपेक्ष गरीबी को मापने का प्रयास किया जाता है दोस्तों। इन दोनों के आधार पर जो निरपेक्ष गरीबी है इसको मापा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मित्रों यहां से कि भारत के अंदर निरपेक्ष गरीबी की तरह ही मापा जाता है। भारत में जो गरीबी आंकलन है वो निरपेक्ष तरीके से किया जाता है और भारत में निरपेक्ष गरीबी को मापने के दो मापदंड है। उनमें पहला रहेगा आपका कैलोरी मापदंड और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा न्यूनतम उपभोग व्यय मापदंड दोस्तों। चलिए देखिए यहां पर यह चीज समझते हैं कि ये क्या है। देखिए इस विचारधारा का प्रतिपादन सर्वप्रथम वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम डायरेक्टर जनरल लॉर्ड बोयड ओर ने किया दोस्तों। कैलोरी मापन या कैलोरी मापदंड का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया इस विचार का वो किया है जनरल लॉर्ड बोयड ओर ने दोस्तों। उनके अनुसार एक व्यक्ति को कम से कम 2300 कैलोरी प्रतिदिन मिलनी चाहिए। इससे कम कैलोरी मिलने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 2300 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है भोजन की। अगर 2300 कैलोरी से कम उसको अगर मिलती है तो कहने का मतलब वो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा दोस्तों। योजना आयोग के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को निरपेक्ष रूप से गरीब कहा जाता है और इस विधि को हेड काउंट विधि कहते हैं। कैलोरी के हिसाब से नापते हैं, इसको क्या कहते हैं, हेड काउंट। अब नीति आयोग योजना आयोग, उस समय योजना आयोग, तो योजना आयोग के अनुसार 2400 कैलोरी है, ये तो है ग्रामीण क्षेत्र में। 2400 कैलोरी कहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्र में, और 2100 कैलोरी कहाँ पर है, शहरी क्षेत्र में। अगर इससे कम कोई उपभोग करता है तो वो किस में आएगा, गरीबी रेखा में आएगा दोस्तों। यह थी कैलोरी मापदंड। दूसरा है जो प्रकार है वो है न्यूनतम उपभोग व्यय मापदंड। ये क्या होता है, देखिए मित्रों, इस मापदंड के अंतर्गत प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण किया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ न्यूनतम उपभोग वो मापदंड में परिवर्तन होता रहता है कि एक समय के अंदर वो कितना, एक महीने में, एक दिन में, एक वर्ष में कितना व्यय वो करता है, उसके आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि इसमें परिवर्तन नहीं होता है। जो न्यूनतम सीमा रखी गई है उसमें क्या है, समय समय पर परिवर्तन किया जाता है कि भाई इतने रुपए से कम व्यय करने वाला गरीब है। कुछ समय 10 साल 5 साल बाद वो सीमा है। अगर एक समय था कि 20 रुपये था तो उसको 10 साल 12 साल बाद में कितने कर देंगे, 30 कर देंगे कि 30 रुपये से, पहले 20 रुपये से कम वाले गरीब अब 30 रुपये से कम व्यय करने वाले गरीबी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्धनता यानी गरीबी उन्मूलन को योजना के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। गरीबी के बारे में सबसे पहली जो बात आती है मित्रों वो कहां पर आती है, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना आती है वहां पर। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को योजना के उद्देश्यों में क्या किया गया, शामिल किया गया दोस्तों। भारत में गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने। भारत में गरीबी की अवधारणा एक निरपेक्ष अवधारणा है, यानी कि निरपेक्ष तरीके से भारत में गरीबी है इसकी गणना की जाती है। भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित करने का प्रयत्न सर्वप्रथम 1962 में प्रोफेसर गाडगिल, डॉक्टर DN गांगुली, डॉक्टर लोकनाथन आदि के एक कार्यदल ने किया था दोस्तों। निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा है, उसको नापने का कार्य। अब यहाँ पे नाम आ रहा है निर्धनता रेखा। होती क्या है ये निर्धनता या गरीबी रेखा, चलिए इसके बारे में भी देख ले हम। निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस क्रय शक्ति को प्रकट करती है
प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। क्रय शक्ति को प्रति व्यक्ति औसत मासिक वेग के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों। यह होती है गरीबी रेखा दोस्तों। अब देखिए, निर्धनता रेखा जनसंख्या को दो भागों में बांटती है। पहला भाग, निर्धनता रेखा से ऊपर की जनसंख्या जिसके पास न्यूनतम क्रय शक्ति या उससे अधिक है। न्यूनतम क्रय शक्ति, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए खर्च करने योग्य संपत्ति आय है वो। निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या जिसके पास न्यूनतम क्रय शक्ति है, ये न्यूनतम क्रय शक्ति नहीं है। यानी निर्धनता रेखा है कि इससे नीचे जो वे करता है, जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए खर्च करता है, लेकिन मान लो कि 30 रुपये रख दिया, ये गरीबी रेखा 30 रुपये से नीचे खर्च कर रहा है तो वो किस में आएगा? गरीबी रेखा से नीचे। 30 रुपये से ऊपर कर रहा है तो वो किस में आएगा? गरीबी रेखा से बाहर ऊपर आएगा दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण। अलग अलग समितियां बनी और अलग अलग समितियों ने अपनी रिपोर्ट है जो दी दोस्तों। जैसे हम अलग समिति बात कर लें, लकड़ावाला समिति आ जाती है, फिर आगे समितियां बढ़ेंगी तो आगे समितियां हैं जो आ जाएगी, जैसे दांडेकर एवं एन रथ की समिति आएगी। चलिए बात करते हैं। योजना आयोग द्वारा न्यूनतम आवश्यकता एवं प्रभावपूर्ण उपभोक्ता मांग पर गठित कार्यकारी दल डॉक्टर वाई के अलंग समिति 1969। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाई के अलग की यह अध्यक्षता किसकी की है? इसकी अध्यक्षता की है वाई के अलग ने, डॉक्टर वाई के अलग ने की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन व शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से जिन्हें प्राप्त नहीं होती वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। यह रिपोर्ट किसकी थी? अलग की थी दोस्तों, अलग समिति की रिपोर्ट थी। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए 1973-74 में मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 49.1 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह 56.6 रुपये उपभोग व्यय लिया गया। अगर शहरी ग्रामीण क्षेत्र में है तो 49.1 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56.6 रुपये। इससे अगर कोई व्यक्ति है जो कम व्यय करता है पूरे महीने में तो वो क्या होगा? गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा दोस्तों। इसके बाद आती है हमारी लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति 1993 के अंदर दोस्तों। कब? 1993। देखिए, लकड़ावाला योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता को मापने के लिए 1989 में प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का क्या किया गया? गठन किया गया दोस्तों। यह विशेषज्ञ दल है। और सबसे बड़ी बात, जो लकड़ावाला समिति है ना मित्रों, यह जो अपनी धारणा लेकर आएगी उसका आधार रहेगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। 1993 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में इस विशेषज्ञ दल ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात की। इस कार्यदल द्वारा 18 राज्यों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा है जो निर्धारित की गई दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लिया गया तथा शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया। तो सबसे बड़ी बात आती है, जो लकड़ावाला समिति है ना, ये अपनी जो धारणा जो अपनी रिपोर्ट देती है वो किसके आधार पर देती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अपनी रिपोर्ट है जो देती है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखिए मित्रों, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय, इंपोर्टेंट, NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय
के एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है। गरीबी के निर्धारण के लिए एनएसएसओ है, ये क्या करता है, मुख्य रूप से कार्य करता है दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, एनएसएसओ के 61वें दौर के अनुसार 2004-05 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 356 रुपये 30 पैसे, शहरी क्षेत्र के लिए 538 रुपये 60 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय का मापदंड है जो लिया गया दोस्तों। किसके अनुसार, एनएसएसओ के अनुसार दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, ये था एनएसएसओ के अनुसार 2004-05 के अनुसार। अब बात आ जाती है सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार, तेंदुलकर समिति। देखिए, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 2004-05 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 446.68 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 578.80 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय का मापदंड है जो लिया दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर दोस्तों जो अखिल भारतीय गरीबी रेखा है उसका जो आधार वर्ष लिया गया वो लिया गया 2004-05, जबकि सुरेश तेंदुलकर कमेटी इसने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो कब दी है, 2009 में अपनी रिपोर्ट दी थी दोस्तों। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का निर्धनता रेखा के लिए नया फार्मूला, तेंदुलकर कमेटी के अनुसार क्या फार्मूला है कि तेंदुलकर कमेटी के अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण है उपभोग में लाए जा रहे खाद्यान्नों के अतिरिक्त 6 बुनियादी आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर होगा दोस्तों। गरीबी रेखा यह नहीं है कि वो इतना उपभोग करता है तो वो गरीब है। गरीबी रेखा की नई परिभाषा तेंदुलकर समिति ने दे डाली यहाँ पर। इनमें 6 शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं की काम शक्ति तथा लाभ तक पहुंच है। इनको क्या कर लिया, गरीबी रेखा के अंदर शामिल कर लिया दोस्तों। अब देखिए नई गरीबी रेखा 2011-12 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, योजना आयोग ने एनएसएसओ के 68वें दौर, योजना आयोग ने 2011-12 के लिए सुरेश तेंदुलकर फार्मूले पर आधारित नई गरीबी रेखा का क्या किया, निर्धारण किया। अब देखिए मित्रों, योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह, कुल मिलाकर 27 रुपये 20 पैसे रुपये प्रतिदिन जो व्यक्ति खर्च करता है वे करता है, वो क्या कर नहीं है, गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति माह मतलब 33 रुपये 33 पैसे जो प्रतिदिन खर्च करता है वो से कम उपभोग व्यय करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। इससे ऊपर जो खर्च करता है वो गरीबी रेखा में नहीं माना जाएगा दोस्तों। इसके बाद आती है रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति दोस्तों। योजना आयोग ने वर्ष 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया, गठन किया। अब देखिए, सी रंगराजन समिति द्वारा 2014 में अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी गई। सी रंगराजन समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में है जो परिभाषित किया गया दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये, और यहाँ से क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बन सकता है। आगे चलते हैं, रंगराजन के बाद आता है अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स दोस्तों। क्या है ये अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स? मार्च 2015 में नीति आयोग द्वारा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का क्या किया गया, गठन किया गया। योजना आयोग की जगह क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। जो योजना आयोग था ना उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। इसका प्रमुख कार्य भारत में निर्धनता के आकलन हेतु विधि का सुझाव देना था। किसका? अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का दोस्तों। इस टास्क फोर्स द्वारा इलिमिनेटिंग
पॉवर्टी, क्रिएटिंग जॉब एंड स्टिमुलेटिंग सोशल प्रोग्राम्स नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में गरीबी से संबंधित निम्नलिखित दो पहलुओं पर चर्चा की गई। किन किन पर पनगिड़िया समिति में जो पनगिड़िया फोर्स है उसमें चर्चा की गई। पहली देखिए, भारत में गरीबी का निर्धारण अथवा मापन किस प्रकार या किस आधार पर किया जाना चाहिए, पहली पर इस पर चर्चा की गई। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या रणनीतियां एवं कार्यक्रम बनाने जाने चाहिए, इन दोनों बातों के ऊपर पनगिड़िया टास्क फोर्स ने क्या किया, विचार चर्चा की। दोस्तों नोट, भारत सरकार एवं नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट, यानी जो पनगिड़िया रिपोर्ट है उस पर कोई विचार अभी नहीं हुआ है। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, अब बात कर लें विश्व की। तो विश्व बैंक के अनुसार देखिए, विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा 1.90 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर भारत में वर्ष 2015 में 13.4% जनसंख्या गरीबी से नीचे रह रही है। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, अब देखते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक वर्ष 2010 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मानव विकास रिपोर्ट के साथ विकसित किया गया। बहुआयामी गरीब विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक को प्रतिबिंबित करने वाले 3 आयाम दिए गए। कौन कौन से 3 आयाम? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इनमें क्या करना? सुधार करना। दोस्तों अब चलते हैं ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट 2020 उसके अनुसार। ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट के अनुसार 107 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 62वां रहा। स्कोर रहा भारत का 0.123 और 27.9% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। दोस्तों यानी किसी न किसी आवश्यकता की उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। दोस्तों यह है ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं भारतीय गरीबी सांख्यिकी 2021 के अनुसार। कुल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या की हम बात करें तो 1,39,25,06,368 अत्यधिक गरीबी में निवास करने वाले हैं। वो है आपके 9,96,97,747 लगभग 6% के आसपास ये है जो अत्यधिक गरीबी में निवास करते हैं। पुरुषों में गरीब है वो है आपके 4,88,06,455। महिलाओं में गरीब है 5,28,91,292। दोस्तों राजस्थान में 14.41 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन है वो करती है। दोस्तों और भारत के राज्यों में सर्वाधिक 39.93 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। दोस्तों ये थी आपकी गरीबी मित्रों। अब केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, गरीबी दूर करनी है, इसके लिए खास योजनाएं लेकर आती रहती है, फ्लैगशिप प्रोग्राम लेकर आती रहती है। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों तो निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम, सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दोस्तों किसके लिए चलाई गई है? ये चलाई गई किसके लिए मित्रों? कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बीपीएल परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार है, उनको गैस के फायदा मिले। दोस्तों तो चलिए देखते हैं मई 2016 में जो आपकी ये योजना है 2016 मई के अंदर, मई 2016 में केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को, महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो प्रारंभ की दोस्तों। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय उसके अधीन क्या करती है, कार्य करती है दोस्तों। इसके कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने रख दूं मित्रों में, देखिए ये रहे मुख्य बिंदु। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 2019 तक 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब देखिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया कि 2019 तक आप 5 करोड़ जो है एलपीजी कनेक्शन दीजिए। 2018-19 के बजट में एलपीजी कनेक्शन है इनका लक्ष्य 5 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया गया और सितंबर 2019 में इस लक्ष्य को क्या कर लिया, प्राप्त भी कर लिया। आगे चलिए मित्रों, प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता है जो प्रदान की जाती है दोस्तों। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय देश में पहली बार निर्धनतम परिवारों की करोड़ों महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है दोस्तों वर्तमान के अंदर। दूसरी जो गरीबी से रिलेटेड परियोजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कौन सी है मित्रों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दोस्तों। देखिए 25 सितंबर 2024 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। अब देखिए मित्रों यहां पर शुभारंभ तो हमने कर दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनको समावेशी विकास करना है दोस्तों। इसके तहत मित्रों 2014 में ही आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई थी, जिसके अंदर 2014 से 2019 के मध्य प्रत्येक सांसद को 3 गांवों को क्या करना था, आदर्श गांव बनाना था। समझे मित्रों। आगे चलिए नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना दोस्तों 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल योजना आरंभ की गई। योजना का उद्देश्य कौशल विकास व अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबी को क्या करना था, कम करना था दोस्तों। ये 2014 के इसी के साथ एक आई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में वित्त मंत्रालय के द्वारा, जिसका सब्सिडी पेंशन बीमा होता है, उसका प्रत्यक्ष लाभ जो मालिक है उसी को मिले, सीधा उसके बैंक खाते के अंदर है जो मिले दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों व कच्चे तथा टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है दोस्तों। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। नेक्स्ट है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के स्थायी अवसरों के विकास के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चिन्हित लक्षित समूह के परिवारों का उत्थान करना इस योजना का क्या है, उद्देश्य है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट योजना आती है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 1985। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 1985 की ये योजना है दोस्तों। देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख आवास इकाइयां उपलब्ध कराने के साथ साथ सभी के लिए आवास इकाई बनाना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का क्या है, लक्ष्य है। नेक्स्ट है जवार ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999। ग्राम पंचायतों के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है इसको। ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे का विकास करना जिसमें सड़क, स्कूलों व
अस्पतालों को जोड़ना शामिल है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को स्थायी मजदूरी रोजगार है वो उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मनरेगा, विश्व में सर्वाधिक रोजगार देने वाली योजना कौन सी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दोस्तों। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान होता है। करंट का क्वेश्चन है, 25 दिन बढ़ा दिए गए। राजस्थान में 125 दिन कर दिए हैं कि राज्य सरकार ने। शहरों के अंदर राजस्थान में है 100 दिन दोस्तों। इस कार्यक्रम के तहत यदि किसी आवेदक को 15 दिनों के भीतर कोई रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का क्या बन जाएगा? हकदार होगा दोस्तों। यह है मनरेगा 2015। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह भी कब की है? 2015 की है दोस्तों। देखिए, योजना समाज के गरीब व निम्न आय वर्ग के लोगों को जीवन बीमा प्रदान करती है। कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये भी 2015 में प्रारंभ की गई। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ है जो किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार के श्रम व बेरोजगार मंत्रालय की योजनाएं जो असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 दोस्तों। ये बात कर रहे थे हम केंद्र सरकार की। अब आती है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, जिनमें सूद के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को। करंट के भी क्वेश्चन साथ में है यहाँ पे। राज्य के उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना व मिलावटखोरों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है जो शुरू किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बन सकता है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान दोस्तों। आगे चलिए, दूसरा है निरोगी राजस्थान अभियान 17 दिसंबर 2019। निरोगी राजस्थान अभियान, देखिए प्रत्येक गांव व शहरी वार्डों में स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा। इसके साथ निरोगी राजस्थान अभियान के तहत लगभग 80,000 स्वास्थ्य मित्र का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 14,000 शहरी वार्डों के लिए चुने जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अक्टूबर 2011 में इसको प्रारंभ किया गया। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अपने वाले यानी राजस्थान के लोग अपने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपभोग या उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। जांचें भी, जो भी हम जांच होती है वो भी क्या निःशुल्क है दोस्तों। निःशुल्क जांच योजना जो 7 अप्रैल 2013 को प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अप्रैल 2013 किस दिन? अप्रैल में 7 अप्रैल को दोस्तों। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना क्यों है इंपॉर्टेंट? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना क्योंकि किसी को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। लगभग 2 लाख के आसपास छात्रों को दी जा रही है क्या? पहले ये तो बताइए मुख्यमंत्री। यह शिक्षित बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है ना, हमें बेरोजगारी भत्ता 4,000 और 4,500 रुपये, वो ही है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। 1 फरवरी 2019 से ये प्रारंभ की गई। इसके लाभार्थियों की बात करें तो 2 लाख है। सरकार 2 लाख गिना रही है, लेकिन 2 लाख में से मात्र 30,000 को ही किस्तें चालू है। बाकी सभी के, कोई के 5 महीने, कोई के साल, कोई के 8 महीने आके क्या कर दी गई? बंद कर दी गई इंटर्नशिप के नाम पर दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना। 20 अगस्त 2020 को इसको प्रारंभ किया गया। इंदिरा रसोई योजना सबसे अच्छी योजना है इस सरकार की। 20 रुपये में थाली है, जिसमें से 12 रुपये है जो सरकार वहन करती है। कुल मिलाकर 8 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाना इसका क्या है? मुख्य लक्ष्य है दोस्तों।
और मुख्यमंत्री घर घर औषधि योजना 18 अप्रैल 2021 कोरोना के बाद ये योजना है जो लाई गई दोस्तों। इसका घर घर मुख्यमंत्री घर घर औषधि योजना मतलब 18 अप्रैल 2021 को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ 4 प्रकार के पौधे हैं, औषधीय पौधे। जो ये पौधे लगाने की इच्छुक है उन परिवारों को औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाना, इससे मुख्यमंत्री घर घर औषधि योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ये थी गरीबी की अवधारणा, गरीबी के प्रकार, गरीबी को हटाने की योजनाएं और जो सरकार प्रयास कर रही है वो दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी मेरे नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।